हेलो लिसनर्स, नमस्कार। मैंने एक अब नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम लोग एक पॉडकास्ट मीडियम के पॉडकास्ट के तरीकों से छोटी छोटी कहानियों से बड़े बड़े मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे या छोटी छोटी कहानियों से बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को समझेंगे। जिसमें आज मेरा ये पहला वीडियो है, पहला एपिसोड है, जिसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। जो कहानी आपको जो है बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की किताब में मिल जाती है। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की किताब में आपको एक छोटा सा किस्सा मिलता है जिसमें एक शानदार सा व्यक्ति रहता है बेबीलोन में, जिसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी रहते हैं। अच्छा व्यवसाय कर रहा होता है, लेकिन वो क्या करता है कि अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है। और उसका एक मित्र था जो कि साहूकार था। तो उस साहूकार की तरफ से उसको जो है बहुत सारी सुविधाएं मिल गई, जिस सुविधाएं के तहत उसको जो है कर्ज के रूप में, EMI के रूप में, समझ लीजिए आज के रेट में, आपको जो है सारी सुविधाएं, सारी वस्तुएं मिल जाया करती थी। जैसे मान के चलिए, आपको मैं समझाने के लिए कह देता हूं कि आपकी आय मान के चलिए कि प्रति माह 10,000 रुपए है, और आपकी पत्नी, आपके बच्चे मिलकर के जो है 10,000 रुपए का पूरा खर्च महीने भर में निकाल लेते हैं। लेकिन अब उसके अलावा जितनी भी अन्य सामग्रियां हैं, जैसे आपने टेलीविजन लेना है, स्मार्टफोन पुराना हो गया उसको लेना है, आपको नया इन्वर्टर लगवाना है, नया AC लगवाना है, कुछ नए कारपेट्स बिछवाना है घर में, तो आपके बजट के वो बाहर जा रहा है। लेकिन आपको जैसे आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको EMI पर सारी चीजें उपलब्ध करा देती हैं, वैसे ही उस जमाने में साहूकार के पास उसका एक मित्र था साहूकार, जो इस तरह की EMI की सुविधाएं उपलब्ध करा दिया करता था। और जब उसने पहली बार कहीं पर सामान खरीदा दुकान से और उसको पता चला कि मैं इसका भुगतान बाद में भी कर सकता हूँ आसान किश्तों में, तो उसको ये बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे पास अगर आय कम भी है तो मैं इस कम आय में भी ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीद सकता हूँ, ताकि उसकी किश्तों को आराम से धीरे धीरे प्रति महीने चुका सकूं। बस यहीं पर उसने जो है अपने आप को फंसा लिया, और वो अन्य सामग्रियां, विलासपूर्ण सामग्रियां खरीदना शुरू करता है। उस समय के लिए विलास सामग्रियां क्या हो सकती है? अच्छा भोजन, अच्छा पेय पदार्थ, अच्छी कारपेट, ये सब वो खरीदना चाहता है। जैसे आज के डेट में आपको दूसरे एग्जाम्पल्स दिए। ऐसा करते करते वो क्या करता है, ढेर सारी EMI पर, आज के डेट के जैसी EMI होती है किश्तों पर, बहुत सारा सामान वो ले लेता है। अब वो आमदनी तो उसकी बढ़ नहीं रही थी और वो उस किश्तों को चुका पाने में अब असमर्थ हो रहा था। धीरे धीरे जितने भी उसके मित्रगण थे, जितने भी उसके रिश्तेदार थे, जितने भी उसके कर्ज देने वाले, EMI देने वाले लोग थे, वो सारे लोग आकर के जो है पैसा जो है उनसे मांगना शुरू करते हैं, यानी उसके दरवाजे पर आना शुरू कर देते हैं। उससे जो है पैसे का भुगतान करने को कहते हैं। अब ये जो है बेचारा पूरी तरीके से एक कर्ज के जाल में फंस चुका था। इस कर्ज के जाल से निकलने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय था। वो उपाय था बेबीलोन को छोड़ करके वो चला जाए। लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्या करता? तो उसने बहुत ही शर्मिंदगी के साथ अपने पत्नी और बच्चों को कहा कि तुम अपने मायके चले जाओ बच्चों को लेकर के, मैं बेबीलोन छोड़ करके जा रहा हूँ। और रातों रात वो जो है बेबीलोन छोड़ करके चला जाता है। ढेरों दिन पैदल चलने के बाद उसको एक कारवा मिलता है, ठीक है, कारवा, जिसको बंजारे भी कहते हैं। उस बंजारे के साथ वो शामिल हो जाता है। उस बंजारे में उसके कुछ मित्र बन जाते हैं। वो मित्र इसको शुरू में बंजारे में ही अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जाते थे, वहां पर कुछ सामग्रियां खरीदते, बेचते और उससे मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कुछ मित्रगण में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक रात एक तरकीब निकाली। उस तरकीब में ये शख्स भी शामिल हो जाता है जो बेबीलोन से लेकर के आता है। ये जो है व्यक्ति, वो बेबीलोन से निकल करके उस काफिले में शामिल होता है, और वहां के मित्रगण उसको कहते हैं कि हम लोग जब काफिले रात में सोने के लिए, विश्राम करने के लिए कहीं पर ठहरेंगे, तो उस रात हम लोग क्या करेंगे, आज के रेट का कह लीजिए हाईवे पर जाकर के दूसरे काफिलों को लूटने का काम करेंगे। तो ये प्लान बनता है। इस शख्स को भी लगता है कि क्या ही अब बचा है, लूट करके ही कुछ पैसा कमा लेते हैं। तो वो जब जाता है हाईवे पर, पहले दिन लूट मचाता है, ढेर सारे सोने सामग्री सब कुछ मिल जाता है, और ये लोग वापस चले आते हैं। कोई गार्ड्स, कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा बल उस कारवा के साथ नहीं रहता है। ढेर सारा पैसा मिल गया, ढेर सारा सोना चांदी मिल गया। इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और ये नहीं कि इन लोगों ने पैसा चुराया तो उस पैसे से कुछ अच्छा करे, इन्होंने वापस अपने सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए पैसा व्यतीत किया। कुछ दिनों में वो पैसा खर्च हो गया। दूसरे दिन वही तरकीब लगाई, फिर से लूटे, फिर से पैसा मिला, फिर से सारे खर्च हो गए। ये बात अब सारे कारवां वालों में फैल गई कि कुछ लुटेरे हैं जो रात में कारवाओं को लूटते हैं और उनसे पैसा चुराते हैं। अब क्या किया गया कि जब अगली बार इसके गुट ने कारवां को लूटने की कोशिश की, तो उस दिन वो पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि उस दिन उस कारवां के साथ ढेर सारे सुरक्षा बल आम नागरिकों के भेष में, आम कबीलों के भेष में थे। पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद पता चला गया कि कबीले का जो सरदार था, उन्होंने इन सब को किसी शहर में जाकर के गुलाम खरीदने वाले लोगों के पास बेच दिया एज गुलाम। उन जमानों में गुलामों को खरीद बिक्री बहुत आम बात हुआ करती थी।
अब ये एक दूसरे प्रदेश के किसी व्यवसायी के पास गुलाम के तौर पर खरीद लिया गया और उसके बदले में उस काफिले को पैसा मिल गया, उस सरदार को पैसा मिल गया। अब इसकी जिंदगी और बद से बदतर होती चली जा रही थी। अब वो जो व्यवसाय के पास गुलाम बनने गया था, वहां पर वो गुलामी का काम किया करता था। गुलामी का काम करके उसका जो कह लीजिए मालिक था, वो बहुत ही लिबरल विचारधारा का था, बहुत खुली सोच का था। तो वहां पर जब ये जाता है तो देखता है एक पहले से एक महिला बैठी हुई है जो मिडिल एज के करीब होंगी, 35, 40, 45 के करीब होंगी, और वो वहां पर भी गुलाम थी और वो जो है कपड़े धोने का काम, बर्तन धोने का काम इत्यादि किया करती थी। तो ये भी उनसे पूछता है कि क्या आप भी गुलाम है? वो कहते हैं जी हाँ, मैं बहुत वर्षों से इनकी गुलाम हूँ और मैं कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह धोने का काम करती हूँ। क्या तुम भी गुलाम हो? इसने कहा जी हाँ, मेरी बदकिस्मती जो है मुझे गुलाम बना करके लेकर के आई है। खैर, इसका काम होता था कि घोड़ों का देखभाल करना, मवेशियों का देखभाल करना, खाना वगैरह पका देना, ये सब काम करता था। जब ये खाना बनाया करता था बेकरी में तो ये बहुत अच्छी मिठाइयाँ बना लिया करता था, सोन पापड़ी जैसी मिठाइयाँ ये बना लिया करता था। बना करके घोड़ों का काम वाम करके कई बार इसने मिलाया कि मैं आधे दिन के बाद 12, 1, 2 बजे के बाद मैं खाली हो जाता हूँ काम से। बहुत हिम्मत जुटा करके उसने उस व्यवसायी मालिक से एक दिन एक बात कही कि मालिक, आपका सारा काम तो मैं 1:30-2 बजे तक कर देता हूँ। तो हाँ हाँ बिल्कुल कर देते हो। तो क्या मैं मालिक उसके बाद थोड़ी सी मिठाइयाँ बना करके बाजार में बेच आऊं? मालिक बहुत खुश हुआ, बोला हाँ बेच तो सकते हो, बट इसमें मेरा मुनाफा क्या है? तो मेरे गुलाम हो। तो ये वहां पर एक तरकीब लगाता है। वो कहता है मालिक, जो भी सामान मैं बेचूंगा उसका 1/3 आपको भी दूंगा, 2/3 मैं रखूंगा। मालिक ने कहा नहीं नहीं मालिक, मैं हूं, 2/3 मैं रखूंगा, 1/3 तुम रखना। क्यों? क्योंकि पैसा मेरा लगेगा, सामग्री मेरी लगेगी, जमीन मेरी रहेगी, बस तुम बेचने जाओगे तो 1/3 तुम रखोगे, 2/3 मैं रखूंगा। इस पर गुलाम बहुत खुश हुआ। वो बोला कि ठीक है, कल से मैं यही काम करूंगा। मालिक ने बोला ठीक है। वो 1:30-2 बजे तक सारा काम निपटा करके उसी बेकरी में अपने लिए एक्स्ट्रा मिठाइयाँ, सोन पापड़ी वगैरह बना करके रख लेता। काम समाप्त होने के बाद वो बाजार में चला जाता और उन सोन पापड़ी को बेचता। पहले दिन जब वो गया, चिल्लाते रहा मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, सोन पापड़ी ले लो, सोन पापड़ी ले लो, कोई नहीं खरीद रहा था। फिर उसने ये दिमाग लगाया कि ये सब अभी बाजार आए हुए हैं, ये तब खाएंगे जब ये पूरी तरीके से थक चुके होंगे। तो वो 1.5-2 घंटे और इंतजार करता है। जब 3-4 बजते हैं उस वक्त सबको भूख लगती है और देखते ही देखते पूरी की पूरी ट्रे इसकी मिठाइयों की खत्म हो जाती है और ढेर सारा मुनाफा लेकर के आता है। मालिक को उसका हिस्सा दे देता है, ये अपना हिस्सा रख लेता है। मालिक बेहद खुश होता है। मालिक बोलता है कल से तुम और काम पहले निपटाना और ज्यादा मिठाइयां बना करके बाजार में जाकर के बेच आना। ये सिलसिला चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ढेर सारा प्रॉफिट हो रहा होता है, ढेर सारा मुनाफा हो रहा है। मालिक को भी 2/3 मिल रहा होता है और गुलाम को भी 1/3 मिल रहा होता है। चूंकि मालिक को बैठे बैठे और ज्यादा आमदनी होने लगी तो मालिक जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते 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 वो सारे पैसे जो है जुआ में उड़ा देता था। उसके बाद ये पड़ा रहता था, अपने मित्रों से कर्ज लेता था, फिर जुआ खेलता था, फिर हार जाता था। ये बात इस गुलाम के गले नहीं उतर रही थी कि मालिक अगर इस तरह से होने लगेंगे तो मुझे फिर ये सारी सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी। हालांकि ये खुद मालिक बनना चाह रहा था, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखने में नहीं रहा था। एक दिन क्या होता है, जब ये घर आता है तो इसे पता चलता है कि कुछ लोग आए हुए हैं जो मालिक को कर्ज चुकाने के लिए विवश कर रहे हैं। मालिक ने कर्ज ना चुकाने के एवज में उस गुलाम को दोबारा बेच दिया एज गुलाम। जब ये बात ही सुनता है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऑलरेडी एक जगह कबील में था, वहां पर चोरी किया, गुलाम बना, फिर एक मालिक के पास आया, ये मालिक भी जो है कर्ज में आ गए, ये मालिक मुझे फिर से बेच रहे हैं। वो व्यवसायी फिर से इसको गुलाम के तरह खरीद लेते हैं और ये कितना भी करता है लेकिन ये जानता है कि ये गुलाम है तो इसको तो जाना ही पड़ेगा। जब ये जाता है तो जाने के बाद वो व्यवसायी लोग मुनाफा कमाने के लिए दूसरे राज्य के राजा के पास इसको बेच देते हैं। वो राजा इससे काम करवा रहा होता है, ढेर सारा ईंटा तोड़ता है, सब कुछ तोड़ता है। एक वक्त जो है राजा उससे करीब गुजर रहा होता है तो उससे पूछता है कि इसमें से कौन सारे गुलाम है जो ऊंटों की रखवाली कर सकता है। संजोग की बात है कि बेबीलोन में इसका ऊंटों का भी व्यवसाय था, ऊंटों के लिए भी ये काम किया करता था। तो इसने सबसे पहले हाथ उठाया कि मैं कर सकता हूं ऊंटों की देखभाल। राजा बोला अपने सिपाहियों से कि इसको लेकर के आओ। जब ये जाता है तो रानी के महल में जाता है। 3 रानियां होती हैं। रानियों के सामने इस गुलाम को पेश किया जाता है और कहा जाता है कि आज से आप लोगों के ऊंटों की देखभाल, ऊंटों के साथ कहीं पर जाना होगा तो यही देखभाल करेगा। उसमें से जो है एक रानी होती है जो अगले दिन जाने वाली होती है अपने मायके। तो वो रानी कहती है कि ठीक है, कल मुझे जाना है तो कल मैं इसको लेकर के जाऊंगी ऊंट को चलाने के लिए। वो रानी हालांकि खुश ज्यादा होती नहीं है। बहरहाल अगले दिन जो है ऊंट की बारी आती है। ऊंट को ये ठीक ठाक करके सारा कुछ अरेंज करके रानी को बिठा करके पैदल यात्रा करते हुए जाता है। यात्रा के दौरान रानी और इस गुलाम के बीच में बातचीत में ये पता चलता है कि ये गुलाम जो है
किस तरीके से इस जगह पर पहुंचा है, कैसे इसकी पहले की जिंदगी थी, अब कैसी की जिंदगी है। रानी भी जो है इसको थोड़ा सा सहानुभूति से देखती है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद, बार बार यात्राएं करने के बाद, रानी भी अपने बारे में बताती है कि मैं भी जो है गुलाम से कम नहीं हूँ, और लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर इस राज्य से निकल नहीं सकती हूँ। गुलाम ये बात सुनता है, कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि रानी अचानक से कहती है कि अपने दासी से कि 3 ऊंट तैयार करो और ढेर सारा खाना और ढेर सारा पानी जो है उसमें लोड कर देने के लिए, और कुछ कपड़े भी उसके साथ लोड कर देने के लिए। ये गुलाम सोच रहा होता है कि रानी के मायके जाने में तो शाम भी नहीं होती है, सूरज ढलने से पहले पहुंच जाते, तो फिर 3 ऊंटे, इतने सारा खाना पानी का व्यवस्था, इतने सारे कपड़े क्यों? उसने सवाल नहीं किया। बहरहाल जैसे हर बार की तरह ऊंट के साथ गए, और जाने के बाद मायके में जैसी पहुंचती है, दासी को अंदर भेजती है, और ये अचानक से रानी कहती है इस गुलाम से कि मैं तो नहीं निकल सकती हूँ इस जगह से, लेकिन तुमको मैं एक मौका दे रही हूँ। ये 2 ऊंट, ये सारे कपड़े, खाने और पानी लेकर के तुम चले जाओ। वैसे भी तुम गुलाम हो, राजा वैसे भी कहेंगे कि गुलाम था, ऊंट लेकर के भाग गया। तो ये गुलाम कहता है खुशी और दुख दोनों के साथ कि पहला, अगर मैं गया तो राजा के सिपाही मुझे मार देंगे। दूसरा, अगर मैं गया और सिपाही नहीं मार पाए तो इस वीरान रेगिस्तान में मैं भूख प्यास से 1 से 2 दिन में, 3 दिन में मर जाऊंगा। कहने का यही तुम्हारे पास चॉइस है, या तो जिंदगी भर गुलाम रहो या तो एक बार ट्राई करो। गुलाम उनकी बात मानता है और कहता है कि आप भी मेरे साथ चल चलिए इस जगह से। रानी बोलती नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ। गुलाम का भागना वाजिब हो सकता है, लेकिन रानी भाग जाए ये उचित नहीं है, आप जा सकते हो। ये बहुत धन्यवाद करके और किस्मत की देवी का संज्ञा दे करके उस रानी को ऊंट लेकर के चला जाता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, पीछे बार बार मुड़ के देखता है कि कहीं सिपाही तो नहीं आ रहे ढूंढते हुए, कहीं सिपाही तो मुझे नहीं मार देंगे। आगे ढूंढता है कि रास्ते इसको नहीं मिल रहे हैं, जाऊं किधर में। चलते जाता है, ऊंट थक जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है, खाना खत्म हो जाता है, चिलचिलाती धूप में ये बेहोश होकर के गिर जाता है, ऊंट भी बेहोश होकर के गिर जाते हैं। लगभग मौत के ये करीब था। अचानक से इसको आभास होता है कि मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे सारे कर्ज चुकाने हैं, मुझे बेबीलोन वापस जाना है, मुझे अपने परिवार को वापस लाना है, अभी तो मैं नहीं मर सकता हूँ। थोड़ा बहुत जो पानी की बूंदे बची होती है उससे वो ऊंट को पिला करके किसी तरह उनको मोटिवेट करके उठाता है, चलना शुरू करता है। उसको बस एक दिशा पता थी कि पूर्व दिशा की ओर बेबीलोन है, बस वो पूर्व दिशा की तरफ चलते जाता है। 1.5 दिन बाद वो बेबीलोन के पास पहुंचता है। वहां जाने के बाद वो सबसे पहले अपने मित्र के पास जाता है, जो साहूकार मित्र था, उससे मिलता है, उसको अपनी सारी बातें बताता है, और उसके बाद उस साहूकार ने इसकी मित्रता को निभाते हुए उसको एक राय देता है, और यही राय इस कहानी का मूल मंत्र है। वो कहानी ये है कि तुमको कर्ज चुकाना है अगर, तो तुम यहाँ पर आमदनी करो, सबसे पहले अपने कर्जदारों से मिलो और उनको एक बात बताओ कि अपने आमदनी का 20% ही तुम सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करोगे। बोला ये कैसे होगा, मुझे समझाओ। उस साहूकार मित्र ने समझाया कि तुम जितनी भी आमदनी करोगे उसमें से 70% आमदनी में, 70% आमदनी में सारे जो है खर्चे अपने निपटाओगे। 10% तो किसी भी तरीके से तुमको जो है अपने लिए रखना पड़ेगा। उस अपने लिए रखे हुए पैसे को तुम अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हो, और उससे जो है पैसा कमा करके उन पैसों को वापस इन्वेस्ट कर सकते हो। और 20% जो बचेगा वही 20% तुम कर्ज उतारने का काम करोगे। ये बेचारा कहता है कब तक उतारूंगा, 20% कर्ज करा, कब तक भी उतरे, लेकिन तुमको 20% से ही कर्ज उतारना होगा और कर्जदारों से बात करना होगा। बहरहाल वो कर्जदारों से जाता है, बात करता है, अपनी बात बताता है। कुछ कर्जदार खुश होते हैं कि वापस तो आ गया, कम से कम पैसा मिल तो जाएगा कम से कम। कुछ कर्जदार उसके मकान मालिक भी उनमें से शामिल थे, जो और गुस्सा जाते हैं और बढ़ जाते हैं कि मुझे अभी पैसा दो, 20% कब तक चुकाओगे, वगैरह वगैरह। हालांकि कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये काम करना शुरू करता है। वही साहूकार मित्र इसको राय देता है कि कल ही जो है राजा राज्य के लिए बहुत सारे ऊंट खरीदने वाले हैं, जिसमें वो एक्सपर्ट्स को बुलाने वाले हैं जो ऊंट को पहचान सके, तुम उसमें जा सकते हो। ये जाता है, अगले दिन ऊंटों को पहचान करता है, अच्छी नस्ल के ऊंटों को खरीदने में मदद करता है, कुछ पैसे कमा करके लाता है, जिसमें से वो 20% जाकर के कर्जदार को चुकाता है, 10% अपने पास रखता है और 70% से सारे खर्चों को निपटाता है। अपनी पत्नी को भी बुला लेता है, और ऐसा करते 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 जो 20% करके उस पैसा चुकाना शुरू करता है, तो 1 वर्ष के अंदर अंदर सारे कर्ज भी उसके चुक जाते हैं। जो 10% करके उसने पैसा रखा था वो उसी साहूकार को देकर के ब्याज पर वो पैसा चलाता है, और 1 साल के अंदर जो 10% करके पैसा रखा था वो उसकी 1 महीने की आमदनी के बराबर आने लगता है प्रति माह। और इस प्रकार 70, 20 और 10 के प्रिंसिपल से कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है, वो धनवान भी बनने लगता है,
और अपने खर्चों को भी निपटा लेता है। हाँ, अवश्य है कि 70% में ही उसको अपने खर्च को सीमित करना पड़ेगा, तब तक जब तक उसकी आय ना बढ़े, और उस आय का भी, बढ़ी हुई आय का भी 70% ही वो खर्च कर सकता है, 20% वो कर्ज देने के लिए कर सकता है, और 10% अपने लिए, अपने आप को धनवान बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, जो उसको बचत करके उसको जगह जगह पर इन्वेस्ट करेगा। अलग अलग उपयोग कर सकता है वो। सोने के सिक्के ले सकता था, चांदी के सिक्के ले सकता था, ब्याज पर चला सकता था, ऊंट में निवेश करके ऊंटों को बेच करके मुनाफा कमा सकता था। अलग अलग काम वो कर सकता था। तो इस पूरी कहानी का मूल मंत्र ये रहा कि अगर आप कर्ज से घिरे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप अपने आमदनी को 3 हिस्सों में बांटे। 70% अपनी आमदनी का किसी प्रकार से खर्च उसी में संभाले, 20% अपनी आमदनी का कर्जदार को दे, और इन दोनों को करने से पहले, पैसा आने के बाद पहला काम आपको अपने आमदनी का 10% अलग छांट कर रखना है, जो अपने लिए रखना है, जिसको आप धन बनाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए रखिएगा, जिसको आप अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वो 10% पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं, जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वही आपको आगे चल करके वेल्थ क्रिएट करके देगा। अगर ये 3 सिद्धांत 70, 20 और 10 का प्रिंसिपल आप अपनाते हैं, तो आप धनवान भी बनिएगा, कर्ज से मुक्ति भी होगी, दोबारा कभी कर्ज लेना भी नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियां जिसमें आपको एक मूल मंत्र छिपा हुआ मिलेगा, हम लेते हुए आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।